हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग एक पार्ट को कर चुके थे, जिसमें हम लोग अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, अपवर्तन होता है तो कैसा दिखता है, बस तो सब कुछ जान चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, पहला पार्श्विक विस्थापन, परीक्षा में बार बार पूछता है, अपवर्तनांक पूछना ही पूछना है, और आपेक्षिक अपवर्तनांक ये थोड़ा कम पूछता है लेकिन पूछता जरूर है, ठीक है। इस सब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव तीनों सब्जेक्टिव में पूछता है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे, कैसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्श्विक विस्थापन को। देखिए बात कुछ ऐसा है बाबू, पार्श्विक विस्थापन को समझने के लिए आपको कल का फिगर समझा होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से देखते हैं फिगर बना के, आखिर फिगर में था क्या। फिगर में एक कांच की सिल्ली थी, कांच का सिल्ली था, ठीक है। अब हुआ क्या था, इधर कांच, नीचे हवा, ऊपर भी हवा। अब होगा क्या, एक किरण को लेकर के आएंगे और इससे अपवर्तन उसका करवाएंगे। देखिए एक किरण ऐसे करके लेकर के आए, और आप तो ये बच्चे वाला चीज़ पढ़ रखे होंगे कि किसी सतह पर आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब होगा क्या, किरण को जाना चाहिए था ऐसे करके, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बीच में आ गया कांच का सिल्ली, कांच का बिल्ली ने कांच का सिल्ली। अब होगा क्या, इससे प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन होगा तो प्रकाश मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा उसको जानने के लिए हमको अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब बना दिए, ये बन गया आपका अभिलंब, ठीक है। अब होगा क्या बाबू, प्रकाश को इधर जाना चाहिए था, प्रकाश ऐसे आ रही इधर जाना चाहिए था, लेकिन जा किस माध्यम से, किस में रहा है, हवा क्या है, विरल माध्यम, मतलब ये कम घना है, और कांच क्या है, ज़्यादा घना है, मतलब ये है सघन माध्यम, ठीक है। तो प्रकाश जब कम घना माध्यम से ज़्यादा घना माध्यम में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो होता क्या, उसका स्पीड घट जाता है, और स्पीड घटने की वजह से वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो होगा क्या, अब ये मुड़ जाएगी, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन इससे थोड़ा सा इधर मुड़ के ऐसे चली जाएगी, चली गई, ठीक है। अब फिर इसका अपवर्तन होगा, अब कांच से हवा में जाएगा, पहले हवा से कांच में आया, अब कांच से हवा में जाएगा, तो इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब। फिर यहाँ पे थोड़ा प्रकाश मुड़ेगा, लेकिन अब किधर मुड़ेगा उसको समझते हैं। अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब कांच से हवा में जा रही है, तो होगा क्या, अब उसका स्पीड फिर बढ़ जाएगा, मतलब भीड़ वाला जगह से कम भीड़ वाला जगह में जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। अब स्पीड बढ़ेगा तो छिटक जाएगा, और छिटकेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, जाना चाहिए था सीधे लेकिन उधर से दूर हट के इस तरह से निकल जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे ऐसे लेकिन चला गया उधर हट के, ठीक है। तो देखिए ये जो किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण हुई, निर्गत किरण। नीचे में जो लास्ट में निकला इसको, ये कौन सा किरण हुआ, ये हुआ आपका निर्गत किरण, ठीक है। और ये जो किरण है ये तो आपतित किरण है, आप लोग जान ही रहे हैं। और इन दोनों के बीच में हमको लंबवत दूरी चाहिए, कैसे चाहिए, 90 डिग्री पे सीधा सीधी दूरी चाहिए। तो बस यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं बाबू, पार्श्विक विस्थापन। आप देखिए यदि बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं तो सिर्फ लिख कर क्या जाइएगा, तो आप ही सोच के बताइए इतना सा परिभाषा में आपको 2 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको फिगर का पता होना बहुत जरूरी है कि देखिए हाँ ये हुआ निर्गत किरण, ये हुआ पार्श्विक विस्थापन, इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो इन दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। बहुत आसान है। आप कहिएगा कि आपतित किरण तो यहीं पर खत्म हो गई, यहाँ कहाँ से किरण लेके आई, तो आप ही थोड़ा सोच के बताइए इन दोनों के बीच में हमको ऐसे सीधा सीधी दूरी नापना है। कैसे नापेंगे, या तो ई किरण को डॉट डॉट करके यहाँ तक लेके आ जाए, या तो ई किरण को डॉट 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 ऐसे करके यहाँ तक लेके आ जाए ताकि यहाँ पे दूरी नाप लें, या इसको बढ़ा के लेके आ जाए। तो दोनों में से कोनो कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लंबवत नापने के लिए हमको मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने, इसीलिए हमको इस तरह से डॉट डॉट करके उसको दिखाना पड़ता है कि यदि यहाँ आती तो यहाँ मिलती, लंबवत दूरी निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिगर भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा। जिसको फिगर नहीं समझ में नहीं आया वो कल का वीडियो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर, ठीक है। अपवर्तन में भी काम आएगा, इसमें तो काम भी करेगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं अपवर्तनांक के बारे में। देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब शून्य में, निर्वात किसको बोलते हैं, वैक्यूम को, कोई जगह उसे हवा निकाल दीजिए वो निर्वात बन जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और जो माध्यम आपको दिया होगा उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, पहले ही समझ लेते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं, म्यू से, ई हुआ यू
और ऐसे कर देती है, क्या हो गया म्यू। क्या बोलते हैं म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है ना, वो बोला म्यू, ठीक है, इसको पढ़ते हैं म्यू, ठीक है। तो देखिए अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी से तो ये बना है भैया परिभाषा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे को बोलते हैं अनुपात। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इसी से तो परिभाषा बना है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसा अपवर्तनांक है जो आपको याद होना चाहिए, लेकिन पहले समझते हैं कि अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि भैया आप हवा का अपवर्तनांक निकाल दीजिए, हवा का अपवर्तनांक निकाल दीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या पढ़े, म्यू निकालना है एयर का, म्यू निकालना है एयर का, ठीक है। सूत्र क्या पढ़े कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे हवा का निकालना है। तो हवा में भी हम लोग पढ़े थे हल्का सा फर्क होता है, जिसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, मतलब कि हवा में भी लगभग में इतने होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इससे और ये कटिए जाएगा तो आपका म्यू आ जाएगा 1, ई मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई विमा नहीं होता है, काहे कि इसमें सेम राशि का तुलना कर रहे हैं, तो मात्रक से मात्रक मतलब मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा और इसका आंसर सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक जो है मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमको द्रव्यमान को नापना है, वजन को करना है तो किलो में नापते हैं ना, वैसे अपवर्तनांक को कोई चीज़ें में नहीं नापते हैं, ये मात्रकहीन है, विमाहीन है, ठीक है। चलिए अब जैसे हवा का कितना निकला बाबू 1, याद रखिएगा। उसके बाद जल्दी पानी का निकालते हैं, किसका, पानी का। तो पानी मतलब म्यू वाटर W, ठीक है। अब देखिए ऊपर में तो सेम चीज़ लिखना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में क्या लिखना है, पानी मतलब जो माध्यम दिया हुआ है उसका, तो पानी का निकाल रहे हैं, तो पानी का पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है वो लिखना है। तो कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या 3/2.25, पॉइंट उड़ाएगा तो ऊपर में 2 0 आएगा, ठीक है। अब 5 से 60 बार में, 5 से 5 × 20, 15 × 45, 15 × 60 आ गया 4/3। और जब इसको पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो 1.33 आएगा, 3 डॉट डॉट ऐसे रहेगा, तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, 2 अंक ले लेते हैं, 1.33 हो जाता है। एक किसका हुआ, पानी का। अब आप कांच का निकालिएगा तो कांच का भी इसी तरह से निकलेगा। कांच का ऊपर में लिखते हैं निर्वात का, तो निर्वात का कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में लिखना पड़ेगा कांच का। कांच का कितना होता है, कांच का होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, इतने होता है, तो इसीलिए इसको लिखे। इतना चीज़ से इतना चीज़ तो कटिए जाएगा, बचेगा 3/2, इसको जब बदलेगा तो 1.5 होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग हीरा का भी निकाल सकते हैं। तो हीरा का हम निकालते नहीं हैं, हीरा का सीधा लिख देते हैं। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42, कितना होता है 2.42। आपको निकालने आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। यदि निकालने नहीं आता है तो हम आपको सीधा सीधा बात बोलेंगे, आप याद रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो निकालने बैठेगा समय भी ज़्यादा लगेगा, तो याद रख लीजिए। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। पानी का कितना होता है, तो पानी का होता है भैया 1.33। अच्छा, कांच का कितना होता है, कांच का होता है 1.5, और हीरा का कितना होता है, हीरा का होता है 2.42, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि जिसका अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा, आप यहीं से देख पा रहे होंगे, हवा में प्रकाश बहुत स्पीड से चलता है। हवा में प्रकाश का देखिए, अब आप सीधा समझिए, एक बार और एक चीज़ और समझाते हैं। पदार्थ का अपवर्तनांक जितना कम होगा उस पदार्थ में प्रकाश की चाल उतनी ज़्यादा होगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक बहुत कम है, 1 है, तो इसमें प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, हवा से हल्का ज़्यादा, तो इसमें हवा से हल्का प्रकाश का चाल हवा से हल्का कम है। कांच का अपवर्तनांक इससे भी कम है, तो कांच में प्रकाश का चाल कांच का अपवर्तनांक इससे भी ज़्यादा है, तो कांच में प्रकाश का चाल इससे भी कम है, ठीक है। तो सबसे कम प्रकाश का चाल क्या चीज़ में होगा, हीरा में होगा। इन चारों में से सबसे कम प्रकाश का चाल क्या चीज़ में होगा, हीरा में होगा। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में होगी। निर्वात दिया रहेगा तो निर्वात में होगा। और क्वेश्चन देगा निम्न में से किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो सबसे कम हीरा में होगा। तो इस तरह से आपको टिक करना होगा। या फिर ऐसे देगा निम्नलिखित में से किस में
किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, हीरा का होगा। सबसे कम किसका होगा, हवा का होगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना बनता है बोर्ड परीक्षा में। और सब्जेक्टिव में तो आप लोग देख ही लिए कि सब्जेक्टिव में हूबहू इसी तरह से आप लोग परिभाषा लिख करके आएंगे। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक अपेक्षिक अपवर्तनांक को देखते हैं। दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें होता क्या है, दो माध्यम का तुलना होता है, दो माध्यम का कंपैरिजन होता है। ठीक है, देखिए कैसे। अब हम लोग देखें कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। जैसे देखिए माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। देख लीजिए कैसे लिख रहे हैं, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या कहीं कहीं से लिखा था 2μ1। तो आपको ऐसे अभी नहीं पढ़ना, आपको सीधा इतना देख लीजिए, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, 2 का 1 के सापेक्ष। अब इसका सूत्र क्या होता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ये तो म्यू तो आप लोग समझते हो अपवर्तनांक होता है, 2 लिख दिए तो 2 का अपवर्तनांक, 1 लिख दिए तो 1 का अपवर्तनांक, और ये क्या हुआ 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका आप लोग बनाने के लिए सीखना कोई जरूरी नहीं है, बस आप लोग परिभाषा इसका याद कर लीजिए कि दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और थोड़ा इसको लिखने सीख जाइए, आपका काम बन जाएगा। लिखा हुआ है माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए कैसे निकालेंगे, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 को ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। अब इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब ओरिजिनल में नहीं करेंगे, थोड़ा इस पर क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसे देखिए आपको बोला गया कि कांच का हवा के सापेक्ष, चलिए कांच का पानी के सापेक्ष करते हैं, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक बता दो, अपवर्तनांक बता दो। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए यही तरीका है, कांच का बताना है किसके, पानी के सापेक्ष। तो यहाँ अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, देखिए बाबू अपेक्षिक अपवर्तरेप नवाकार को अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, कांच के जब पानी के सापेक्ष लिखना है तो जिसके सापेक्ष लिखना होता है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखते हैं, और जिसका मतलब जिसको देखना होता है उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखते हैं। देखिए तो ऊपर में लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का कितना पढ़े थे हम लोग, 1.5 पढ़े थे, याद कीजिए यहीं पे तो लिखे थे बाबू। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। अब पानी का कितना होता है, पानी का 1.3 होता है। मतलब पानी का आपको पानी के सापेक्ष पूछा है तो पानी का अपवर्तनांक नीचे लिखेंगे, और जिसका पूछा है उसको ऊपर लिख देंगे, सीधी सीधी बात है। अब भाग देख लीजिएगा। अब वैसे हम आपको बता दें कि इस सब का कोई जरूरी नहीं है, आपका 10th में ये नहीं पूछता है, सिर्फ इतना पूछेगा अपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित करें, तो आप लोग इतना से लेकर के इतना लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है, इसमें आपका 2 में से 2 नंबर मिलेगा, 1 भी नंबर आपका नहीं कटेगा। हमको उम्मीद है यहाँ तक आपका जो तीनों टॉपिक था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। यदि बच भी गया है तो हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, नहीं तो हमको कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको जरूर समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, बस प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 3 के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय